हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 7 को लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर 7 के बारे में आज हम वक्र के बारे में पढ़ेंगे या फिर कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वक्र को के बारे में आपने सुना होगा या कर्व के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, कर्व जो ये आपका टॉपिक है बेसिकली हाईवे इंजीनियरिंग से स्टार्ट होता है और इसको आप बिल्कुल डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये सर्वेइंग सब्जेक्ट में। ठीक है, पढ़ाने के लिए मैं आपको कर्व इसमें भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपको बिल्कुल इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेना है तो ये आपको सर्वेइंग में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हाईवे में इसका यूटिलाइजेशन तो है लेकिन इसकी स्टडी की बात करें तो वो आपका सर्वे में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो कर्व बेसिकली होता क्या है, आपने आर्क का नाम सुना होगा। जब भी हम किन्हीं दो रेखाओं को, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो जब भी हम किन्हीं दो रेखाओं को किसी आर्क के माध्यम से जोड़ दें, जैसे ये दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं को क्या करें, किसी आर्क के माध्यम से जोड़ दें, तो आर्क के माध्यम से जैसे हम इनको जोड़ते हैं तो ये हमारी आकृति क्या बन जाती है, एक कर्व बन जाती है। ये वाली आकृति जो मैं पेन से यहाँ पे शो कर रहा हूं, ये आकृति हमारी क्या बन जाती है, एक कर्व बन जाती है। तो आर्क का ही दूसरा फॉर्म हमारा क्या है, कर्व है। ठीक है ना, तो जब दो रेखाओं को एक दूसरे से किसी आर्क पर जोड़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कर्व कहते हैं। ठीक है ना, हम उसे क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे एक रेखा ये है आपकी, एक रेखा आपकी ये है, दूसरी रेखा आपकी ये है। ठीक है, एक रेखा ये है, एक रेखा वो है। अब इन दो रेखाओं को हम क्या करते हैं, किसी एक चाप से जोड़ देते हैं, किसी एक चाप से जोड़ देते हैं। तो जैसे हम चाप से जोड़ते हैं हमको क्या मिल गया, हमको एक यहाँ पे कर्व मिल गया, हमको ये बीच वाला हिस्सा क्या मिल गया, एक हमको यहाँ पे कर्व मिल गया। ठीक है, और ये जो बीच में एंगल होता है फाई, इसको हम बोलते हैं क्या, डिफ्लेक्शन एंगल। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, और ये वाला जो रेखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। इसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं, इसको हम संरेखण बोलते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कर्व कहलाता है। अब हम क्लासिफिकेशन अगर बात करते हैं कर्व की, तो कर्व दो तरह के होते हैं। कर्व की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इन जनरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो दो तरीके का होता है। एक आपका हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, दूसरा आपका वर्टिकल कर्व होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, जब हम किसी वक्र को क्षैतिज सतह पर देते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व का मतलब क्या, क्षैतिज सतह पे देते हैं। जैसे कोई सड़क सीधे जा रही है, अचानक मुड़ गई, तो वो वहां पे जो कर्व हम देंगे उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व। जैसे ये कर्व देख लीजिए, ये मैंने कौन सा कर्व दिया है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है। ये भी रोड हॉरिजॉन्टल है और ये भी रोड क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और ये दोनों रोड भी यहाँ से क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल ही निकल जा रही है। हॉरिजॉन्टल यहाँ से क्या कर रही है, निकल जा रही है। आप इसको अगर ध्यान से यहाँ पे देखें, ये क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल आपकी निकल जा रही है। तो इस तरह की जो कर्व होती है हम उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व बोलते हैं। मतलब क्षैतिज दिशा में दिया जाने वाला वक्र क्या कहलाता है, क्षैतिज वक्र कहलाता है। सेम अगर वर्टिकल कर्व की बात करें या ऊर्ध्वाधर वक्र की बात करें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में दिए जाने वाला वक्र क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर वक्र कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में दिए जाने वाला वक्र क्या कहलाता है, हमारा ऊर्ध्वाधर वक्र कहलाता है या वर्टिकल कर्व कहलाता है। ठीक है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वर्टिकल कर्व की अगर हम बात करते हैं तो वर्टिकल कर्व को आपने देखा होगा, जैसे इस तरह का कर्व हो गया, ये कर्व हो गया। ये कर्व आपका क्या है, ये कर्व आपका वर्टिकल कर्व है। अगर इस तरह का बना देते हैं तो ये कर्व आपका क्या है, वर्टिकल कर्व है। देखिए अगर इस तरह की चीजें जोड़नी है तो आप ऐसे जाके फिर ऐसे आना पड़ेगा, ये आपका क्या होगा, वर्टिकल कर्व हो गया। अगर आप सेम इसका उल्टा बनाते हैं, सेम आपका उसका उल्टा बनाते हैं तो यहाँ पे जो कर्व देंगे वो इस तरह का कर्व देंगे। ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका वर्टिकल कर्व होता है। तो जब ऊर्ध्वाधर दिशा में देते हैं, जो वक्र देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वक्र बोलते हैं। अब ऊर्ध्वाधर वक्र की बात करें तो ये दो तरह का होता है। एक आपका होता है समिट कर्व, एक होता है आपका वैली कर्व। समिट कर्व को हम क्रेस्ट कर्व के नाम से बुलाते हैं और वैली कर्व को हम सैक कर्व के नाम से बुलाते हैं। ठीक है ना, वैली कर्व को हम सैक कर्व के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में होता क्या है, देखिए समिट कर्व को हिंदी में बोलते हैं उत्तल वक्र। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तल वक्र। उत्तल वक्र का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपका जो वक्र है उसकी उत्तलता ऊपर की ओर रहती है,
उसकी जो उत्तलता रहती है ऊपर की ओर रहती है या पहाड़ी के समान रहती है, तो इस वक्र को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम समिट कर्व या क्रेस्ट कर्व बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। इसकी जो कॉन्वेक्सिटी होती है या उत्तलता होती है, कॉन्वेक्सिटी होती है, उत्तलता होती है, जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। तो समझ लीजिए ये आपका क्या हो रहा है, मैं जो g लिखूंगा वो ग्रेडियंट लिखूंगा, तो आप समझ जाइएगा। समझ लीजिए मैं मान ले रहा हूं ये आपका प्लस g1 है, प्लस g1 परसेंटेज में बढ़ रहा है, और ये क्या है आपका माइनस g1 है, परसेंटेज में घट रहा है। मतलब जो वक्र ऐसे जा रही है, ऐसे जब आप इस पे चढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रेडियंट बढ़ रहा है, और इस पे जब आप नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रेडियंट घट रहा है। और इस पे जो वक्र बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, इस पे वक्र कुछ बनेगा ऐसे, ये आपका जो वक्र बना है ये कैसा वक्र है, इसी वक्र को हम बोलते हैं वर्टिकल कर्व। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कर्व बोलते हैं। और ये इसकी कॉन्वेक्सिटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसकी कॉन्वेक्सिटी होती है, कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी, इसकी कॉन्वेक्सिटी क्या होती है, या इसकी उत्तलता क्या होती है, इसकी उत्तलता क्या होती है, इसकी उत्तलता ऊपर की ओर होती है, इसकी उत्तलता क्या होती है, ऊपर की ओर होती है। सेम अगर इसी को हम अपोजिट में बना दें, इसी को हम क्या करें, अपोजिट में बना दें, मतलब ये वाला भाग ऊपर कर दें और ये वाले भाग को हम नीचे कर दें, तो इसको हम किस तरह बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, इसको भी हम इस तरह बना सकते हैं। तो इसमें आप मान लीजिए क्या है, हम इधर से जा रहे हैं तो इसको हम मान लेंगे प्लस g1 ग्रेडियंट, और यहां पे माइनस g1। ठीक है, प्लस g1 माइनस g1 का मतलब आपको समझ में आ रहा है, मतलब जब हम इस पे चढ़ रहे हैं तो उस वैल्यू को प्लस ले रहे हैं, जब उतर रहे हैं तो माइनस ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो ये आपका बता रहा है जब हम चढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या ले रहे हैं, उसको हम g ले रहे हैं, और जब उतर रहे हैं तो माइनस g ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपका होता है। और दूसरा कर्व जो होता है वैली कर्व, क्या होता है, तो वैली कर्व के बारे में बता देते हैं। वैली कर्व को हम अवतल कर्व या घाटी कर्व बोलते हैं। तो इसमें जो उत्तलता होती है वो क्या होती है, वो नीचे की ओर होती है। ठीक है ना, इसकी जो उत्तलता होती है वो क्या होती है, वो नीचे की तरफ होती है, तो उत्तलता नीचे की तरफ रहेगी। ठीक है ना, उत्तलता इसकी क्या रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी। तो आप कैसे पहचानेंगे इसकी उत्तलता नीचे की रहेगी, ये फिगर आप देखिए, इसमें कॉन्वेक्सिटी क्या है, नीचे की ओर है, कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी या उत्तलता, इसकी उत्तलता क्या होती है, नीचे की तरफ होती है, इसकी उत्तलता नीचे की तरफ होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैली कर्व। तो ये पहला वाला आपका क्या हो गया, पहला वाला आपका हो गया समिट कर्व, और ये आपका दूसरा वाला क्या हो गया, वैली कर्व। तो समिट और वैली कर्व आप दोनों समझ गए। जब आप किसी चीज पे चढ़ेंगे वो वैल्यू माइनस में होगी, और चढ़ेंगे किसी चीज पे, किसी पहाड़ी पे आप चढ़ेंगे तो क्या है, आप यहाँ पे चढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जब उतर रहे हैं तो निगेटिव लेंगे। लेकिन अगर आप किसी पहाड़ी के ढालों पे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जब आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो क्या लेंगे, इसकी वैल्यू निगेटिव। तो ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल कर्व का पार्ट हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे और चीजों के बारे में आपको बताते हैं। देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए कर्व का फॉर्मेशन आपके चैप्टर में नहीं है, तो मैं कर्व का फॉर्मेशन वगैरह आपको नहीं बताने वाला हूं। ठीक है ना, कर्व कैसे बनता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो ये सारी चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता भी नहीं रहा हूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं। जो भी आपके सिलेबस में चीजें दी गई हैं वन बाय वन मैं उन चीजों को आपको पढ़ा रहा हूं, उन चीजों को आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व अकॉर्डिंग टू शेप। अगर हम शेप के आधार पर बात करते हैं तो कर्व हमारा तीन तरह का होता है, सर्कुलर कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व होता है, और स्पाइरल कर्व होता है। तो सबसे पहले हम किस कर्व के बारे में पढ़ते हैं, सर्कुलर कर्व के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, सर्कुलर कर्व के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्कुलर कर्व के बारे में अगर हम बात करें तो सर्कुलर कर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्कुलर कर्व को हिंदी में बोलते हैं सरल वक्र। सर्कुलर कर्व को हिंदी में बोलते हैं सरल वक्र।
सर्कुलर कर्व आपका क्या होता है, ये आपका सरल वक्र होता है। सरल वक्र की बात करें, सरल वक्र किसे कहेंगे, तो ये क्या होता है, किन्हीं दो रेखाओं के बीच में खींची गई क्या होता है, एक निश्चित, इसमें जो रेडियस होता है या जो आर्क होता है क्या होता है, वो निश्चित होता है, ठीक है ना। तो किन्हीं दो रेखाओं के बीच में जब निश्चित आर्क खींची जाती है, निश्चित रेडियस की आर्क खींची जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपल कर्व बोलते हैं। इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे आपका ये दो आपकी क्या है अलाइनमेंट हो गई, या दो आपकी रेखा हो गई, ये क्या हो गया आपका दो अलाइनमेंट हो गया, ये दो आपकी रेखा हो गई, ठीक है ना। इसके बीच में आपका ये दो पॉइंट्स हो गए, ये हो गया। अब इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में हम कर्व एक बना रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया कर्व हो गया, और बीच लाइन को हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो अगर इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है, अगर दोनों जो मतलब आर्क है, इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, तो जब दोनों का रेडियस r दोनों का रेडियस होगा, तो हम इस प्रकार के वक्र को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के वक्र को हम बोलेंगे सिंपल कर्व या सिंपल सर्कुलर कर्व बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं, अगर दोनों का रेडियस यहाँ पे सेम हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर वक्र बोलेंगे, ठीक है ना। सर्कुलर वक्र बोलते हैं हम इसके, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर देखें, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, तो अगर हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं, तो यहां से आपका क्या है, OT1 जो है वो किसके बराबर है, OT2 के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या है, R है, और इसकी भी वैल्यू क्या है, R है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं R बराबर R है, मतलब दोनों का जो रेडियस है वो क्या है, दोनों का रेडियस जो है वो सेम मिल रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि ये जो वक्र है वो सिंपल कर्व है या सिंपल सर्कुलर कर्व है, ठीक है। अगला हमारा आता है पैराबोलिक कर्व, अगला हमारा आता है पैराबोलिक कर्व या परवलय वक्र। पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व की बात करें तो देखिए, जब दो या दो से अधिक अलग अलग चापों से मिलकर जो कर्व बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। मतलब दो अलग अलग जब रेडियस से मिलकर बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। पैराबोलिक कर्व को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, जैसे ठीक है, ये आपका हो गया, इनको हम क्या करते हैं, बीच में मिला देते हैं, ठीक है, बीच में लाइन खींच देते हैं। तो अगर मान लीजिए इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं क्या है, R1 है, और इसका रेडियस क्या है, R2 है। इसका रेडियस R2 है, ये क्या है, T2 है, इसका रेडियस R1 है, और इसका रेडियस क्या है, T1 है, और ये जो पॉइंट है ये O2 है, और ये पॉइंट O1 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ओवर T1 बराबर R1 है, और O2 T2 बराबर R2 है। ये आप मान लीजिए B है, ये C है, और ये पॉइंट A है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो वक्र बनेगा, यहाँ पे जो वक्र ये वाला बन रहा है बीच वाला, ये कैसा बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा, मतलब इन दोनों को मिक्स करके बन रहा है। R1 अलग रेडियस है, R2 अलग रेडियस है, जब दो अलग अलग रेडियस को मिला के एक वक्र बनता है तो ये कैसा बनता है, ये आपका पैराबोलिक बनता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, पैराबोलिक कर्व बनता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। ये T1 T2 क्या है, ये दो आपके टेंजेंट हैं, टेंजेंट बनाए गए हैं, ठीक है ना। T यहाँ पे जो मैं लिखा हूं T1 T2, ये आपके दोनों क्या है, टेंजेंट हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और आते हैं स्पाइरल कर्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है, रिवर्स में भूल गया हूं क्या, अच्छा ठीक है, हाँ, सिंपल कर्व पढ़ा दिया, कंपाउंड पढ़ा दिया, अब आपको क्या पढ़ाना है, रिवर्स। अब आपको क्या पढ़ाना है, रिवर्स कर्व। पहले एक टाइप देख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। रिवर्स कर्व, देखिए रिवर्स कर्व में क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कोई एक सड़क ये है और कोई एक सड़क ये है,
तो इन दोनों को सड़कों को जब जोड़ना होगा तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक इस टाइप का कर्व देते हैं जो इनको जोड़ दे, जैसे ये वाली कर्व, ये वाली कर्व, या तो ये वाली कर्व, या तो ये वाली कर्व। तो इसको इस टाइप के कर्व को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स कर्व, ठीक है ना। तो रिवर्स कर्व कब दिया जाता है, किन्हीं भी दो सड़कों को जोड़ने के लिए या फिर किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ने के लिए, दो चीजों या दो सड़कों को ही जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स कर्व देते हैं, ठीक है ना। रिवर्स कर्व से क्या होता है, जो तेज गति वाले वाहन होते हैं, जैसे यहाँ से कोई बहुत तेज गति वाला वाहन है तो क्या हो जाएगा, ये काफी धीरे होके दूसरे वाले लेन में जाके मिल जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स कर्व बोलते हैं। अगला हमारा आता है ट्रांजिशन कर्व। अगला हमारा क्या आता है, ट्रांजिशन कर्व। देखिए ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व बेसिकली क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व में दो तरीके की रेखाएं मिलती है। ट्रांजिशन कर्व की बात करें तो देखिए ट्रांजिशन कर्व में जो एक पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, स्ट्रेट होता है, दूसरा पार्ट स्ट्रेट होता है। तो जब इस प्रकार की रेखाएं मिलती है, जैसे यहां से लेके यहां तक की बात करें तो ये बीच में क्या है, ये बीच में आपका स्ट्रेट है, ये बीच में आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो इसका रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। सेम अगर यहां से लेके यहां तक की बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपका क्या सर्कुलर है, ये आपका सर्कुलर है। अगर इसकी रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस क्या होता है, आर होता है, या इसका रेडियस r1 r2 r3 r4 कुछ भी हो सकता है। तो जब एक सर्कुलर और एक स्ट्रेट लाइन ये दोनों मिलकर कर्व बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं या संक्रमण कर्व बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण वक्र, संक्रमण वक्र बोलते हैं, ठीक है, संक्रमण वक्र बोलते हैं। मैंने आपको बाकी इन दोनों की हिंदी नहीं बताई है। तो जैसे कंपाउंड कर्व क्या होता है, कंपाउंड कर्व को हिंदी में बात करते हैं तो कंपाउंड कर्व को हिंदी में कहते हैं मिश्र वक्र कहते हैं। कंपाउंड कर्व को क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में मिश्र मिश्र वक्र बोलते हैं। रिवर्स को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती वक्र। सिंपल को क्या बोलते हैं, साधारण, साधारण वक्र। और ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, संक्रमण। अब बात आती है ट्रांजिशन कर्व की। तो ट्रांजिशन कर्व भी देखिए चार तरह का होता है, लेकिन इन चारों को आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम नहीं बता रहे, हम पैराबोलिक और स्पाइरल कर्व के बारे में बता दें कि पैराबोलिक कर्व किसे कहते हैं, स्पाइरल कर्व। हालांकि पैराबोलिक और स्पाइरल भी आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि पैराबोलिक कर्व क्या होता है और स्पाइरल कर्व क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ी मोड़ी चीजें तो आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है ना। आप इसको तब तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए बस, ठीक है। बस इतना ही। अब बहुत ज्यादा चीजें आपके सिलेबस में कोई है नहीं, ठीक है ना। रिवर्स बता दिया, कंपाउंड आपको बता दिया और आपको रिवर्स बता ही दिया, तो ये सारी चीजें तो आपके सिलेबस में ऑलरेडी नहीं है, तो इससे मतलब है नहीं। आगे हम देखिए कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आगे हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अगला आपका टॉपिक है ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट को अगर हिंदी में बात करें तो ग्रेडियंट को हम क्या बोलते हैं, अनुलंब ढाल। ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, अनुलंब ढाल।
अनुलंब ढाल का क्या मतलब, देखिए लंबाई की दिशा में चढ़ान या उतरान, ये लंबाई की दिशा में चढ़ान या उतरान। तो जैसे देखिए लंबाई की दिशा में आपने यहाँ चढ़ा तो ये आपका क्या हुआ, पॉजिटिव, यहाँ से उतरा क्या हुआ, निगेटिव। तो जो आपने यहाँ पे चढ़ान किया इसको हम बोलते हैं राइज, और जो आप यहाँ पे उतरे इसको मैंने क्या बोला, फॉल। तो लंबाई की दिशा में अगर राइज एंड फॉल होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। जब हम कहीं चढ़ते हैं तो इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, और कहीं जब हम उतरते हैं तो इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं। इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे क्या है, कोई वक्र दिया गया है, ये क्या है, कोई एक वक्र दिया गया है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है। पॉइंट बी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, राइज के बारे में शो कर रहा है, राइज के बारे में या चढ़ान के बारे में शो कर रहा है। मैं मान लिया स्लोप कितना है, 1:20 का है, 1:20 का है या 1:20 का है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 1 जो है आपका क्या है, वर्टिकल है, 1 आपका क्या है, वर्टिकल है, और 20 आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। 20 आपका हॉरिजॉन्टल है, 1 आपका क्या है, वर्टिकल है। तो आई थिंक आप ये चीजें समझ रहे होंगे कि ये चीजें यहाँ पे कैसे ली जा रही है, ये चीजें यहाँ पे कैसे ली जा रही है, ठीक है ना। ये जो आपका पार्ट हो गया, ये एक वर्टिकल है और 20 हॉरिजॉन्टल, मतलब 20 हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो एक कदम जो होगा या फिर एक यूनिट जो होगा हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हमके अनुलंब ढाल पता करना हो, सी पे हमको क्या पता करना हो, ग्रेडियंट पता करना हो, तो ग्रेडियंट को हम कैसे पता करेंगे, ग्रेडियंट को पता करने के लिए हम क्या पता करेंगे कि हमारी राइज कितनी है, हमारी राइज कितनी है, और हमारी क्या है, क्षैतिज दूरी कितनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा राइज अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो राइज हमारा यहाँ पे कितना है, राइज हमारा यहाँ पे 1 वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल क्या है, 20 हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ से आ जाएगा ना 1:20, 1:20, 1:20 आपका आ गया, ठीक है। तो ये क्या हम इसको बोलते हैं, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट की। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट की या अनुलंब ढाल के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के प्रकार के बारे में। अगर हम ग्रेडियंट के पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं, पहले प्रकार के बारे में करते हैं, तो देखिए ग्रेडियंट बेसिकली होता है जो है 5 प्रकार का होता है। पहला जो हमारा ग्रेडियंट होता है उसको हम बोलते हैं रोलिंग ग्रेडियंट या नियंत्रक ग्रेडियंट, रोलिंग ग्रेडियंट, रोलिंग ग्रेडियंट। रोलिंग ग्रेडियंट को हिंदी में हम बोलते हैं नियंत्रक ढाल बोलते हैं। दूसरा होता है आपका मिनिमम या न्यूनतम ढाल, दूसरा आपका होता है मिनिमम या न्यूनतम ढाल, मिनिमम ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट या फिर न्यूनतम ढाल, मिनिमम ग्रेडियंट या न्यूनतम ढाल। तीसरा हमारा क्या होता है, अधिकतम या मैक्सिमम, मैक्सिमम ग्रेडियंट, मैक्सिमम ग्रेडियंट या अधिकतम ढाल। चौथा आपका क्या होता है, चौथे ग्रेडियंट की बात करते हैं तो चौथा होता है एवरेज ग्रेडियंट या एवरेज ग्रेडियंट यानी औसत ढाल। और पांचवा आपका होता है एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। पांचवा आपका क्या होता है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो ये 5 तरीके के ढाल होते हैं। तो इन 5 तरीके के ढाल को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोलिंग ग्रेडियंट की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, रोलिंग ग्रेडियंट की, रोलिंग ग्रेडियंट, रोलिंग ग्रेडियंट यानी नियंत्रक ढाल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियंत्रक ढाल, नियंत्रक ढाल या
रोलिंग ग्रेडियंट के बारे में बोलते हैं। देखिए रोलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, कोई भी गाड़ी बहुत ज्यादा बिना पावर खर्च किए, जैसे रोड है तो रोड तो देखिए ऐसे भी रोड नहीं दे सकते हैं, ऐसे भी नहीं दे सकते हैं, रोड को एक सिधाई में देना है या फिर ऐसे ढाल पे रोड देना है कि गाड़ी को बहुत ज्यादा पावर ना खर्च करना पड़े और गाड़ी काफी आराम से एक लंबी दूरी तक चल सके, ठीक है ना। तो रोलिंग ग्रेडियंट नियंत्रक ढाल वो ढाल होता है, सड़कों पे हम इस प्रकार की ढाल देते हैं कि गाड़ियों को बहुत अधिक पावर ना खर्च करना पड़े और गाड़ियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफी लंबी दूरी तक आसानी से चल जाएं। तो जो उस प्रकार की ढाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रोलिंग ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है ना। रोलिंग ग्रेडियंट या हम नियंत्रक ढाल कहते हैं, ठीक है ना। संरेखण जब हम करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, तो अलाइनमेंट करते टाइम ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ग्रेडियंट कितना देना है कितना नहीं देना है। तो आप समझोगे रोलिंग ग्रेडियंट वो ग्रेडियंट होता है जो हम गाड़ियों के लिए देते हैं कि गाड़ियां एक लंबी दूरी तक काफी आसानी से और काफी लंबे समय तक चलती रहें और गाड़ियों को बहुत ज्यादा पावर ना लगाना पड़े, ठीक है। तो अगर रोलिंग ग्रेडियंट की बात करते हैं प्लेन एरिया के लिए और हिली एरिया के लिए, तो अगर बात आता है प्लेन एरिया के लिए, तो प्लेन एरिया के लिए जो रोलिंग ग्रेडियंट देते हैं वो 1:30 देते हैं, 1:30 देते हैं। 1:30 की बात करें तो 3.33%, 3.33%। और हिली एरिया के लिए अगर हम बात करते हैं, हिली एरिया के लिए बात करते हैं तो हिली एरिया के लिए कितना होता है, 1:20 होता है, 1:20 होता है। 1:20 का क्या मतलब 5%। अब देखिए 1:20 कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 लिखिए 20 लिखिए, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 5% आ गया, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने समझा रोलिंग ग्रेडियंट कौन सा ग्रेडियंट होता है, रोलिंग ग्रेडियंट वह ग्रेडियंट होता है जो गाड़ियों को बिना मेहनत करवाए काफी आसानी से आगे बढ़ा दे। दूसरा हम बात करते हैं मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, न्यूनतम ढाल, ठीक है, न्यूनतम ढाल। मिनिमम ग्रेडियंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम ढाल बोलते हैं। देखिए न्यूनतम ढाल कहां पे देते हैं, बेसिकली जो सड़क के बगल में नालियां वगैरह होती हैं तो नालियों का पानी कैसे बहेगा, तो नालियों के पानी को बहने के लिए भी तो हमको ढाल देना होगा ना। तो नालियों के पानी को बहने के लिए हम क्या करते हैं, सड़क पे एक हल्की सी ढाल दे देते हैं जिससे नाली की पानी वगैरह आराम से बह के अपनी जगह पे चली जाए। तो उस तरह की जो ढाल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम ढाल बोलते हैं। अगर न्यूनतम ढाल की बात करें तो ये कितना होता है, ये आपका 15 से 20% हम देते हैं, ठीक है ना, 15 से 20% के करीब हम देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू की बात करते हैं, इसकी वैल्यवैल्यू की बात करते हैं तो 1/200 से लेके 1/250, मतलब 1:200 से लेके 1:250 तक इसकी वैल्यू को हम देते हैं, ठीक है ना। और एक इसके लिए दिया जाता है, ये नालियों वगैरह के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। आगे हमारा आता है क्या, मैक्सिमम ग्रेडियंट। आगे हमारा क्या आता है, मैक्सिमम ग्रेडियंट। आगे हमारा आता है मैक्सिमम ग्रेडियंट यानी अधिकतम ढाल। आगे आपका क्या है, अधिकतम ढाल। देखिए अधिकतम ढाल क्या होता है, अधिकतम ढाल के अगर हम बारे में बात करें तो कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह की जमीन बहुत ऊंची होती है, कुछ जगह की जमीन बहुत नीचे होती है, ठीक है ना। तो जैसे मैं अगर नैनीताल की बात करूं तो नैनीताल की जमीन क्या ऐसे है, बिल्कुल ऐसे जाएंगे ऐसे चढ़ेंगे, तो वहां पे रोड बनाना बहुत कठिन हो जाता है। तो कहीं कहीं पे हमको क्या करना पड़ता है, जो ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज्यादा देना पड़ता है। जैसे अगर मैं ऐसे बात करूं, देखिए ऐसे रोड चढ़ रही है, ऐसे उतर रही है, ऐसे चढ़ ऐसे उतर रही, तो देखिए यहाँ पे चढ़ने में तो काफी दिक्कत होगा, लेकिन अगर हम ढाल की बात करें, देख रहे हैं कितना ज्यादा ढाल है। तो अगर इस प्रकार की ढाल अगर हम कहीं पे देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ग्रेडियंट बोलते हैं, या इसको दूसरे नाम में भी हम बुलाते हैं, इसको हम लिमिटिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। मैक्सिमम ग्रेडियंट का जगह इसका अलग एक नाम और है, लिमिटिंग ग्रेडियंट। आप सारे लोग याद रखिएगा, इसको हम एक नाम से और बुलाते हैं क्या, लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट या
लिमिटिंग ग्रेडियंट, इसको हम दोनों नाम से बुलाते हैं। अगर हम इसके वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, इसकी भी वैल्यू दो प्रकार की होती है। अगर हम बात करते हैं प्लेन एरिया के लिए, अगर हम बात करते हैं प्लेन एरिया के लिए, और अगर हम बात करते हैं किसके लिए, हिली एरिया के लिए, ठीक है। तो प्लेन एरिया के लिए इसकी वैल्यू होती है 1:20 होती है। प्लेन एरिया के लिए कितनी होती है, 1:20 होती है, और हिली एरिया के लिए क्या होता है, 1:15 होता है। अब ये आपका कितना आ जाएगा, 5% के करीब आ जाएगा। 1:15 की बात करें तो 15 छक्का 90 आपका 6.6 आ जाएगा, 6.6% के करीब आ जाएगा, ठीक है ना। 6.6% के करीब लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे मैक्सिमम ग्रेडियंट कहां पे दिया जाता है, जहां पे रोड बनाना बहुत कठिन हो और हमको मजबूरी में ढाल देना पड़े, तो उस तरह के ढाल को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम ग्रेडियंट कहते हैं। वैल्यू मैंने बता दिया, नोट आप लोग कर लेंगे वीडियो को पास करके, ठीक है। आगे आपका आता है एवरेज ग्रेडियंट। एवरेज ग्रेडियंट औसत ढाल, एवरेज ग्रेडियंट, एवरेज ग्रेडियंट या फिर औसत ढाल, इसको बोलते हैं औसत ढाल। एवरेज ग्रेडियंट या फिर औसत ढाल। देखिए एवरेज ग्रेडियंट या औसत ग्रेडियंट क्या होता है, तो ये क्या होता है, यह ऐसा ढाल होता है जहां पे कुछ दूर तक ऊंचाई, कुछ दूर तक निचाई, कुछ दूर तक ऊंचाई, कुछ दूर तक निचाई, ठीक है ना। तो इसका मिक्स होता है, कुछ दूर तक हम चढ़े, कुछ दूर तक उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे। तो इसका क्या होता है, ये मिक्स होता है। अगर कहीं रोड पे कुछ दूर तक चढ़ना हो, कुछ दूर तक उतरना हो, फिर चढ़ना हो, फिर उतरना हो, तो जो उसका मिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम औसत ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके लिए कोई वैल्यू वगैरह नहीं दी जाती है, इसके लिए कोई वैल्यू वगैरह नहीं होती है। तो लास्ट हम बात करते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की, और ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक भी होगा, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी होगा। बाकी हम वीडियो लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट को हिंदी में बोलते हैं विलक्षण ढाल, इसको हिंदी में बोलते हैं विलक्षण ढाल, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये हम एक स्पेशल केस में देते हैं, ठीक है ना। ये हम हमेशा नहीं देते हैं, ये हम एक स्पेशल केस में देते हैं जब कभी कभी पहाड़ी सड़कों पे, पहाड़ी जगहों पे रोड बनाने के लिए काफी मजबूरी हो जाती है रोड बनाना, और ढाल को एकदम बहुत ज्यादा ढाल को देना पड़ता है, ठीक है ना। ढाल को क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा तीखा करना पड़ता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की सहारा लेते हैं। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लेन एरिया के लिए जिसकी वैल्यू होती है, प्लेन एरिया के लिए इसकी वैल्यू होती है 1:15 की होती है, 6.6% की, और हिली एरिया के लिए बात करते हैं तो 1:12 का होता है। हिली एरिया के लिए बात करते हैं तो 1:12 का होता है। 1:12 की बात करें तो 1:12 आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। 1:12 मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलसी से। 1:12 आपका लगभग आ गया 8.33%, 8.3% के करीब मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का वीडियो लेक्चर। देखिए हाईवे इंजीनियरिंग काफी बढ़िया सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। जो भी आपका सिलेबस मैंने लिखवाया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आप वीडियो में लगे रहें, जो भी वीडियो है इसमें लगे रहें, अच्छे से वीडियो को देखते रहें, तो आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू।